हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतीश कुमार मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एक लेसन चल रहा है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और उस लेसन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो लगभग कवर कर चुके हैं। और उसके अलावा एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत हमको किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी या पूर्व अनुमान बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सिद्धांत हमें किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान की सही जानकारी से अवगत करवाता है। यानी कि आने वाले 3, 4, 5 दशक में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो सकता है, किस तरीके से परिवर्तन होगा, हमको सही जानकारी इस सिद्धांत से हमको पता चल जाती है। पिछले अगर हम 150, 200 या 300 वर्षों तक की अगर बात करते हैं, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे न चला हो। लगभग जनसंख्या में जो परिवर्तन आए हैं वो सभी के सभी परिवर्तन इस सिद्धांत के अनुसार ही आए हैं। चाहे आज विश्व के किसी भी अमीर देश की अगर बात करते हैं या विकसित देश की अगर बात करते हैं, तो वो इस सिद्धांत के बिल्कुल जनसंख्या में जो परिवर्तन आया है लगभग इसी सिद्धांत के अनुरूप ही उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। शुरुआत में क्या होता है, किसी भी क्षेत्र या विशेष की अगर बात करते हैं तो उन क्षेत्रों में उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर होती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तन आता रहता है तो एक समय के बाद जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिलती है। इसी तरीके से किसी क्षेत्र विशेष की अगर बात करते हैं, एक समय ऐसा होता है ज्यादातर जो जनसंख्या होती है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो जनसंख्या या तो एग्रीकल्चर में लगी होती है या जंगलों में जाकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करके अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के व्यवसाय में संलग्न होती है। इसके साथ साथ कुछ लोग खनन के कार्य में भी लगे होते हैं, मछली पकड़ने का व्यवसाय भी होते हैं, शिकार करने के व्यवसाय भी होते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र के अगर बात करते हैं तो अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हुई होती है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन आता रहता है, धीरे धीरे उद्योगों का विकास होना शुरू होता है, औद्योगिकरण होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में शिक्षा की भी हम बात करते हैं, शिक्षा का इतना प्रसार नहीं होता है, ज्यादातर जनसंख्या अनपढ़ होती है। लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेज इनका विस्तार होता है, धीरे धीरे लोग शिक्षित होना शुरू करते हैं। और एक समय ऐसे भी आता है कि जब अधिकांश जनसंख्या बिल्कुल शिक्षित हो जाती है, साक्षर हो जाती है। इसी तरीके से उद्योगों की अगर बात करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में शुरुआत में लगभग ना के बराबर उद्योग होते हैं, लेकिन जैसे ही उद्योगों का विकास होता है जिससे नगरीकरण देखने को मिलता है, लोग गांव से शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं, ये सारी की सारी जानकारी हमको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से ही पता चलती है। इस सिद्धांत को अगर हम इस सिद्धांत में 3 स्टेज बताई गई हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। और इसके साथ साथ ये एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में से अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो आसानी से हमको ये समझ आ जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन आता है। इस डायग्राम में अगर नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो समय को बताएगा कि किस तरीके से समय में परिवर्तन आता है, जबकि ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर को बताया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर में किस तरीके से अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डायग्राम बताया गया है, ये जो सिद्धांत बताया गया है, जो इसमें समय अगर हम बताएंगे कि सभी देशों में एक जैसा ही समय बीतेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी क्षेत्र में ये समय जो टाइम पीरियड है वो कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो व्हाइट ऊपर की तरफ जो कर्व दिखाई दी है, ये हमारी जन्म दर को दिखा रही है, जबकि रेड जो कर्व है, ये रेड जो लाइन है वो हमें मृत्यु दर को इस डायग्राम में शो करेगी। जबकि ये जो है इन दोनों में परिवर्तन साथ साथ किस तरीके से परिवर्तन आता रहता है, इस चीज को भी हमको समझना होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर बात करेंगे, जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या भी, प्रजननशीलता की अगर बात करते हैं तो बहुत, फर्टिलिटी की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ मोर्टेलिटी जो रेट रहता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से कुल जनसंख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जितने बच्चों का जन्म होता है लगभग उतने ही लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु के पीछे बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, कई तरह की महामारियां हो सकती है।
अकालपना स्थितियां हो सकती है। अधिकांश लोग कृषक अथवा मजदूर होते हैं। ज्यादातर जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होती है, चाहे वो खेतीबाड़ी में, चाहे वो मजदूरी करते हो, चाहे जंगलों से जाके विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करने का व्यवसाय करते हो, या मछली पकड़ने का व्यवसाय हो सकता है, या इसी से प्राथमिक कार्य कोई भी और हो सकता है। ज्यादातर लोग इसी में लगे होते हैं। ज्यादातर परिवारों की अगर बात करते हैं तो संयुक्त परिवार होते हैं और परिवार का आकार काफी बड़ा होता है। लोग अपने परिवार को इसलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की महामारियां फैली होती है, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। लोग अपने वंश को चलाने के लिए कि उनका वंश हमेशा इस धरती पर रहे, जिसकी वजह से लोग अपने परिवार का जो आकार है उसको बढ़ा लेते हैं। हालांकि सभी लोगों को सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, भूखमरी भी हो सकती है, महामारियां भी फैल सकती है, अकाल जैसी परिस्थिति भी आ सकती है, बाढ़ जैसी भी परिस्थितियां आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम निम्न जीवन प्रत्याशा की अगर बात करते हैं तो लोगों की जो एवरेज जो एज रहती है वो काफी कम होती है। तो जो फर्स्ट चीज यहाँ पर जैसे ये बताया गया कि मृत्यु और जन्म दर दोनों ही बहुत ज्यादा होती है, तो कुल जनसंख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पुरानी जो रीति रिवाज होती हैं, रूढ़िवादियां जो होती हैं, जादू टोने का जो कार्य होता है वो सारा का सारा जो फर्स्ट स्टेज होती है, इस परिस्थिति में फर्स्ट स्टेज में हमको देखने को मिलता है। शिक्षा का प्रसार लगभग ना के बराबर होता है। ज्यादातर जनसंख्या अनपढ़ होती है, शिक्षा का प्रसार हम कह सकते हैं लगभग न के बराबर ही होता है। जबकि दूसरी स्टेज की अगर बात करते हैं, जैसे समय बीतता है, समय बीतने के बाद धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होना शुरू होता है, बहुत सारे स्कूलों का निर्माण होने लगता है, धीरे धीरे स्वच्छता के बारे में लोगों को जागृत किया जाता है, मेडिकल जो फैसिलिटी है उसका भी तेजी से विस्तार होने लगता है। लोगों को बड़े परिवार के क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में, जब बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में लोगों को जागृत किया जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से बहुत सारे लोग इस चीज को समय के साथ साथ समझने का प्रयास भी करते हैं, समझते भी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या जो जन्म दर है, जन्म दर में हालांकि कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन मृत्यु दर में क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तेजी से विस्तार होने से क्या होता है कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आनी शुरू होती है। उच्च जन्म दर जबकि निम्न मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ जाती है। जबकि बर्थ रेट की अगर बात करते हैं तो अभी भी ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ, छोटे परिवार के क्या फायदे होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग अभी भी इस आशंका में होते हैं कि हो सकता है कि किसी तरह की महामारी की वजह से उनका परिवार नष्ट हो जाए, परिवार के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए, जिसकी वजह से अभी भी जन्म दर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य का विस्तार होना शुरू होता है, स्वच्छता का में भी काफी सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुल जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि मृत्यु दर में तो तेजी से गिरावट आनी शुरू होती है, जबकि जन्म दर में गिरावट नहीं आती, जिसकी वजह से इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर की वजह से जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसे आता है जिसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहती है। जनसंख्या बहुत तेज गति से, कुल जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे शिक्षा का और प्रसार होता है, लोग और जागृत होते हैं, साक्षर होते हैं, बड़े परिवार के उनको नुकसान समझ आते हैं, ज्यादा जनसंख्या के उनको नुकसान समझ आते हैं, जिसकी वजह से जन्म दर में भी तेजी से गिरावट आनी शुरू होती है। और एक समय ऐसे आता है जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर आ जाते हैं। विश्व के अधिकांश देशों की अगर बात करते हैं तो लगभग वर्तमान में सेकंड जो स्टेज में ज्यादा देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि कुछ देश फर्स्ट सेकंड स्टेज के शुरुआती दौर में भी हो सकते हैं, मध्यम दौर में भी हो सकते हैं और अंतिम दौर में भी हो सकते हैं। हम हमारे भारत की अगर बात करते हैं तो हमारा भारत पिछले 20 से 30 वर्षों में अगर बात करते हैं तो सेकंड स्टेज के बिल्कुल अंत की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे आने वाले 2 दशक या 3 दशक के बाद हम देखेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। कुल जनसंख्या में आपको कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। उस समय हमारे भारत की जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाएगी। तीसरी स्टेज की हम बात करते हैं तो तीसरी स्टेज में क्योंकि एजुकेशन का विस्तार हो चुका होता है, बड़े परिवार छोटे परिवारों के फायदे और नुकसान लोगों को समझ आने शुरू हो जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार होना शुरू हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत तेजी से विस्तार होता है, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर में तेजी से हमको गिरावट देखने को मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता का तेजी से विस्तार हो चुका होता है। लोग गांव से नगरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लोग जो प्राथमिक व्यवसाय कर रहे होते हैं उस प्राथमिक व्यवसाय को धीरे धीरे छोड़ के
द्वितीय तृतीय सेकेंडरी टर्शियरी या क्वार्टरी जो एक्टिविटीज होती है धीरे धीरे उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस 3 स्टेज से हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस परिस्थिति से या इस सिद्धांत के अनुरूप जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन न आ रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। हम उसके बारे में कोई बात तो नहीं करने वाले हैं। हमको सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी जो संसाधन है वो एक निश्चित मात्रा में है, और अगर हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या इसी तरीके से लगातार जनसंख्या कुल बढ़ती रहती है तो संसाधनों पर एक अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा दबाव डलेगा। उस दबाव की परिस्थिति में सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं शायद नहीं मिल पाएगी। तो आने वाले समय में ऐसी कोई मुश्किलों का सामना को ना करना पड़े, उसके लिए हमको जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और हाँ, मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।